हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोगों के सामने एक और वीडियो आ गया है पीजीटी का। पीजीटी 2003। पीजीटी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है, मुझे लगा कि पीजीटी केवल 2004 तक ही मेरे पास पेपर है, लेकिन मैंने देखा कि 2003 भी है। हमने कहा अब इससे क्या दुश्मनी है, जब सब मैंने करा ही दिया तो जरा सा के लिए क्या वो लगा है। लेकिन एक चीज आप लोग ये बताना, क्या 2003 में केवल 85 क्वेश्चन ही पीजीटी में होते थे क्या? इसमें केवल 85 क्वेश्चन ही है। ठीक, तो 85 क्वेश्चन ही हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। जैसे आप लोगों ने देखा कि 125 क्वेश्चन होते हुए भी हम लोग 2004 का वीडियो एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया। 1 घंटा 45-47 मिनट का लगभग था। तो ये क्या है कि नहीं? तो भाई 85 क्वेश्चन क्या है? 85 क्वेश्चन तो हम लोग यूं ही कर लेंगे। ऐसे भी हम लोग 67 तक क्वेश्चन एक वीडियो में करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। हम लोग चाहे 1 घंटे 1.5 घंटे का जो भी वीडियो होगा हम लोग कर लेंगे। फिलहाल आप लोग जान लिया हमें क्या करना है। इसके बाद से मैं टीजीटी का पीवाईक्यू लगाऊंगी। ठीक है, क्योंकि भारती जी ने कहा है भाई ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी बच्चे की मतलब किसी आप लोगों के डिमांड को ठुकराया जा सके। मैं पूरा करती हूँ देर सवेर, चाहे जब भी पूरा करती हूँ। ठीक है, तो एक दो प्रैक्टिस सेट में टीजीटी का लगा करके फिर ही मैं किसी एग्जाम का लगाऊंगी। ठीक है, फिलहाल आप लोग समझ लें हमें पढ़ना क्या है, पढ़ाना क्या है। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जब से मैंने आप लोगों से कह दिया कि 1,000 पूरा करवा दीजिए, उसके बाद तो जैसे सब्सक्राइबर आने ही रुक गए हैं। खैर कोई बात नहीं है, ठीक है। आप लोग अपना काम करते रहे, हम अपना काम करते रहे कि नहीं। चलिए, क्वेश्चन करें आंसर पहला। जल्दी जल्दी आप लोग करिएगा क्योंकि समय का बहुत अभाव है। ठीक है, आप लोगों का समय भी बहुत कीमती है, मेरा भी बहुत समय कीमती है। इसलिए फटाफट हम लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन कर लें तो ही बेस्ट है। प्रेम विवाह का परंपरात्मक नाम है गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापति विवाह, प्रजापत्य विवाह। आप लोग जानते हो विवाह के कुल 8 प्रकार हैं। हम लोगों के शास्त्रों में कुल 8 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर आप कर रहे हो मैम। इसका मैं ट्रिक भी दूंगी आपको याद करने का। आप कहोगे मैम प्रेम विवाह परंपरागत विवाह है। गंधर्व विवाह का जैसे आज लव मैरिज होता है, उस जमाने में गंधर्व विवाह था। तो आप क्या कहोगे कि लव मैरिज शादी से क्या होती है? गंध आती है। क्या आती है? गंध आती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई वो शादी बड़े टूट जा रहे हैं, जल्दी नहीं चल रहे हैं। जो लड़कियां लव मैरिज शादी करके आ रहे हो, बिल्कुल भी सास ससुर का कोई बात नहीं मान रही है, घर वालों को नहीं एक साथ लेकर के चल रही है, बिल्कुल भी अपने ही तानाशाही में चल रही है। तो इस तरीके से क्या होगा? तो ऐसे विवाह से क्या होगा? गंध आएगा। तो गंधर्व विवाह हम्म, तो इसलिए आप क्या कहेंगे कि प्रेम विवाह से गंध आती है। ठीक है, इस तरीके से आपको रिलेट कर लीजिएगा गंधर्व विवाह। ठीक, अब यहाँ पे देख लो। प्रेम विवाह का परंपरागत नाम गंधर्व विवाह है। कन्या और वर की परस्पर सहमति के बाद जो विवाह होता है वह गंधर्व विवाह कहलाता है। वर्तमान में देखा जाए तो प्रेम विवाह इस प्रकार के विवाह का ही एक परिवर्तित स्वरूप है। प्राचीन काल में इस प्रकार के विवाह का एक स्वरूप स्वयंवर भी कहा जाता था। दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था। ठीक है, जीवन की यात्रा में वंश वृद्धि के लिए तथा पूर्णतः अर्थात मुक्ति के लिए विवाह को एक आवश्यक संस्कार माना गया है। शास्त्रों में विवाह के कुल 8 प्रकार बताए गए हैं। ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, दैव विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। ठीक है, इनमें किसमें क्या विशेषताएं होती है आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं ही करा दूंगी, अगर पेपर नहीं करा रही होंगी तो। ठीक, या तो आप लोग कहोगे तो 6 बजे वाला वीडियो तो इस समय मैं बंद कर रखी हूँ, लेकिन मंडे से प्रॉपर आप लोगों का 6 PM वाला क्लास फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। तो उसी में अगर आप लोग कहोगे तो मैं विवाह से क्वेश्चन करा दूंगी। ठीक है, कि इन सारे विवाह का मतलब चलो मैं करा ही दूंगी, स्क्रीनशॉट ले लूँ एक बार। ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे कराना क्या, मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जब गैलरी में पड़ा रहेगा तो मुझे याद आएगा। ठीक है, तो मैं किसी एक दिन केवल ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं, मैं ये सब कर अनुलोम प्रतिलोम विवाह भी उसमें ऐड करके सबकी विशेषता में पढ़ा दूंगी। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ में। चलो, ये एक आप लोगों से वादा रहा मेरा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, परिवार का स्वरूप आजकल तेजी से बदल रहा है, यह किसका प्रभाव है? ऑप्शन ए औद्योगिकरण, ऑप्शन बी व्यक्तिवादिता, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा? आप कह रहे हो मैम ये सब हो जाएंगे क्या? नहीं, क्या होगा? व्यक्तिवादिता होगी। क्या होगी? व्यक्तिवादिता होगा। ये सब में शिक्षा नहीं शामिल हो सकता। शिक्षा कभी भी गलत चीज नहीं सिखाता है। ठीक है, अब कह दो आजकल परिवार बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, एकल परिवार का वो हो गया, तो उसमें शिक्षा तो शिक्षा अच्छी चीज है, सिखाती बुरी चीज नहीं है। परिवार का घर के बारे में संबंध है अप्रत्यक्ष तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर, आंशिक तौर पर, काल्पनिक तौर पे। तो 3 का आंसर कर दे क्या होगा? तो आप आंसर कर रहे हो प्रत्यक्ष तौर पे।
इस समय वो पहले के क्वेश्चन है तो आपको बहुत ज्यादा वो नहीं लग रहे होंगे। परिवार का घर बार से प्रत्यक्ष तौर पर सीधा और घनिष्ठ संबंध होता है। साथ ही परिवार और उससे संबंधित सदस्यों के मध्य अनौपचारिक संबंध पाया जाता है, जिससे सभी एक दूसरे से प्रेम, सौहार्द एवं सहानुभूति के माध्यम से परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। इसका आंसर कर दो किसने कहा है। संस्कृत हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से, दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है। मैकाइवर तथा पेज का, अल्फ्रेड एडलर का, आगवन तथा निम्बार्क का और आल्पोर्ट का। 4 का आंसर आप कर दे किसका होगा। तो आप कह रहे हो मैम मैकाइवर तथा पेज का। आपको मैट्रिक दे दूं, आप कहोगे मैम हमारा जो संस्कृति होगा वो किस पे लिखा जाएगा, तो हम पेज पर लिखेंगे। किस पे लिखेंगे, अपने संस्कृत को हम लिख करके जाएंगे। किस पे लिखेंगे, संस्कृत को लिखेंगे। साहित्य हो गया, धर्म हो गया, इन सबको किस पे लिखा गया है मैम। हम लोग कैसे जानते हैं कि हम लोग किस धर्म के हैं, हमारे साहित्य में क्या लिखा है, कहाँ क्या लिखा है। तो हम कहते हैं पेज पे तो लिखा है। किस पे लिखा है, पेज पे लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है, मैकाइवर ने पेज पे लिख दिया है। इस तरीके से करके आप लोग याद कर लीजिएगा। ट्रिक तो हमारे साथ साथ घूमते हैं। ठीक है, आप लोग बस नजरिया देख लो। अब मैं अलग से ट्रिक नहीं बनाती हूँ कि बच्चे याद करें, ट्रिक अलग से याद करें, इसको ट्रिक याद करें, ये मुझे नहीं, बिल्कुल भी गमारा नहीं। हाँ, किसी किसी ट्रिक का मैं पहला पहला अक्षर लेकर के बना देती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उसी में अक्षर में, उसी अक्षर में ही मैं ट्रिक ढूंढ लूँ। ठीक है, संस्कृत को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया, जिसमें मैकाइवर तथा पेज महोदय ने संस्कृत को परिभाषित करते हुए लिखा है। वही परिभाषा, क्या मैं दोबारा पढ़ूं, समय नहीं है। इधर आ जाओ, दांत में मेरे कुछ फंस गया, बार बार जबान वहीं जा रही। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर दे। चना खाई थी मैं, तो भाई चना का छिलका जाकर के अटक गया है। भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है। भौतिक है, मानसिक है, धार्मिक है, इनमें से सभी है। भारतीय नर नारियों के लिए कौन सा मूल्य सर्वोत्तम है। तो आप कहोगे मैम भारतीय नर नारी के लिए तो ये सब होगा, भौतिक, मानसिक और धार्मिक, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, वही विस्तार से दिया, पढ़ेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर दे। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला शारीरिक कारक है। नलिका विहीन ग्रंथियां, शरीर रचना, शारीरिक रसायन, उपर्युक्त सभी। 6 का आंसर कर दिया आप लोग, क्या होगा। तो 6 का आंसर आप कह रहे हो मैम उपर्युक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, सामान्यतः एक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निम्नलिखित कारकों का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम का प्रभाव, जैविक कारकों का प्रभाव, शारीरिक रचना का प्रभाव, दैहिक प्रवृत्तियों का प्रभाव, शारीरिक रचना तत्वों का, रसायन तत्वों का प्रभाव, नलिका विहीन ग्रंथों का व्यक्तित्व पर प्रभाव। ठीक है, स्पष्ट है कि उत्तर डी सही होगा। व्यक्तित्व से तात्पर्य है रुचियों, योग्यताओं तथा क्षमताओं का विशिष्ट संगठन। ऑप्शन बी है वह शारीरिक रंग रूप। ऑप्शन सी है बोलने की अच्छी क्षमता। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा, आपका रोमन डी, उपर्युक्त सभी। क्या होगा, उपर्युक्त सभी। सामान्यतः व्यक्तित्व को एक व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणवत्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह व्यक्ति के आचार, व्यवहार और विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। इस प्रकार एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंतर्गत उसकी रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं के विशिष्ट संगठन, उपलब्धियों, वाह शारीरिक रंग रूप, आकार तथा बोलने व बात करने की अच्छी क्षमता व शैली को शामिल किया जाता है। व्यक्ति के अंतर्गत एक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा उसके सामाजिक गुणों व उपलब्धियों को सम्मिलित किया जाता है। मन के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा व्यक्ति के ढांचे, व्यवहार की विधियों, रुचियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं व कुशलताओं के सबसे विशिष्ट एकीकरण के रूप में किया जा सकता है। एक चीज और आप लोगों से मैं कहना भूल गई, क्या मैं चारों ऑप्शन एक्सप्लेन कर मतलब बोलती हूँ तो आप लोग इरिटेट होते हो। कल एक कमेंट आया था, मुझे नाम तो नहीं मालूम है, याद है किस नाम से आया था। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैम आप जब पढ़ाती हैं तो केवल आंसर वाला विकल्प बोल दिया करे, बाकी विकल्प आप बोलती हैं तो इरिटेशन होता है। तो आप लोग बताओ क्या ऐसा होता है, कमेंट बॉक्स में जरा करना। तो मैं इस समय देख रही हूँ कमेंट बॉक्स, ठीक है, आप लोग कर दीजिए। क्या इस तरीके की प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी हो रही है। मेजोरिटी देखे किसके साथ है। भाई चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग कैसे जानोगे आंसर क्या, या तो आप लोग खुद देखो पढ़ो, तो फिर प्रश्न ही मुझे पढ़ाने की क्या जरूरत है। मैं स्क्रीन पे ऐसे लेकर के प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 अब आप पढ़ लो, अपना आंसर दे लो, फिर मैं चली जाऊं क्वेश्चन नंबर 9। क्या मैं यही कराने बैठी हूँ। आप लोग देख लो क्या है भाई। जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। भाई ये तो मेरे लिए और अच्छा हो जाएगा कि मैं गला फाड़ फाड़ करके बोल रही हूँ, मेरे लिए ही इजी हो जाएगा। चलिए कम बोलना पड़ेगा, आप लोग अपना आंसर दे दो, मैं केवल एक्सप्लेन पढ़ दिया करूंगी। अगर ऐसा हो जाए तो और अच्छी बात है। फिलहाल आप लोग बता दो क्या है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रौढ़ावस्था। ठीक है, इधर आ जाइए, इसका एक्सप्लेन देख लो। मानव विकास विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसे भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बांटा है।
अर्नेस्ट जोन्स, इन्होंने मानव विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा है। शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक की आयु। बाल्यावस्था, 5 से 12 वर्ष तक की आयु। किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष की आयु। किसने बांटा है? तो अर्नेस्ट जोन ने बांटा है। रॉस के अनुसार इन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा है। शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो इस एज को किसका माना जाता है? तो किनका माना जाता है? हरलॉक का। हरलॉक का आप लोग एज एकदम रट डालिएगा। हरलॉक के अकॉर्डिंग ये चीजें मानी जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हाँ, अगर स्पेशली नाम लेकर के आए कि फला व्यक्ति ने क्या कहा तो वहां पे ये सही होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे नहीं किसी का नाम आता है तो आप हरलॉक के अकॉर्डिंग आंसर सही करोगे, ठीक है। बालिकाओं की किस समस्या को पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए? शिक्षा समस्या का, स्वास्थ्य समस्या का, आवास समस्या का, यौन उत्पीड़न समस्या का। तो इन सब में बेस्ट आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे मैम यौन उत्पीड़न समस्याएं जो बालिकाओं के साथ होता है उसका मूलतः क्या है, पूर्णतः क्या हो, समस्या का निदान होना चाहिए, ठीक है। यही विस्तार से दिया, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग को पढ़ना होगा पढ़ लेना। 10 का आंसर करते हैं आप लोग। क्या है? नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। किसने कहा? तो जिन्सबर्ग ने कहा, फ्रॉयड ने कहा, स्टोन ने कहा, टर्मन ने कहा। 10 का आंसर आप करते किसने कहा? तो आप कह रहे हो मत, स्टोन ने कहा। इसको कैसे याद करोगे? नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, तो स्टोन ने कहा। किसने कहा? स्टोन ने कहा। स्टोन नई परिस्थितियों में समायोजन की नई योग्यता बुद्धि है। मुझे ट्रिक को समझ में नहीं आ रहा। नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा? नई समस्या, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। स्टर्न ने कहा। स्टर्नम होना चाहिए ना पूरा नाम, स्टोन कुछ अलग सा नहीं लग रहा है। स्टर्न ने कहा, अर्थात नई परिस्थिति समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। स्टर्न ने कहा, ठीक है। स्टर्न ने क्या कहा? मुझे ट्रिक नहीं आप याद हो पा रहा। ट्रिक यानी नई नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, तो बुद्धि है। नई परिस्थितियों में किसने कह दिया? तो टॉन ने कह दिया, स्टर्न ने कह दिया। ये कुछ ऐसे करके याद कर लीजिएगा, ट्रिक नहीं मिल पा रहे, ठीक। बुद्धि को अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया। इनका भी यही चीजें दोहराया जा रहा है। चलो यहाँ बता दो क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन, सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी हरविलास शारदा, इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर दे दे, क्या हो जाएगा? आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे पा रहे होंगे कि मैम हरविलास शारदा हो जाएगा। इसका ट्रिक मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये हरविलास शारदा जी कौन है? एक मेल है। कौन है? एक मेल है, यानी एक पुरुष है, ठीक है। आप कहोगे मैम अब यहाँ मेल फीमेल आप क्या लेकर के आ गई? तो सुनो तो, आप लोग जरा सा 1 सेकंड का मुझे टाइम दे दो समझाने की, अपनी बात कहने की। तो शारदा, शारदा माता होती है। अभी नवरात्रि आएगा तो क्या होगा? शारदी नवरात्रि, ऐसा होता है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि हाँ मैम होता है, शारदीय नवरात्र होता है ना। तो शारदा माता जो होती हैं वो बच्चों के लिए, यानी लड़कियों के लिए बाल विवाह के लिए क्या करती हैं? आगे आती हैं और उनके बाल विवाह पे रोक लगा देती हैं, ठीक है। ये कौन थी? तो शारदा जी थी। इस तरीके से करके आप याद करेंगे, कभी नहीं भूलेगा। एक प्रश्न और इसमें है, एक आंसर छुपा है, ईश्वर चंद विद्यासागर। ये किसके लिए आगे बढ़े थे? तो ये विधवा के पुनर्विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाए थे, ठीक है। कि जो भी विडो मैरिज एक्ट है, इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। किसके? तो ईश्वर चंद विद्यासागर। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे मैम विधवाओं के तो ईश्वर होते हैं, यानी भगवान होते हैं। कौन होते हैं भाई? विधवा किसके सहारे रहती? भगवान के ही तो सहारे रहती हैं भाई। उनका एक पति था, पति भगवान ने ले लिया, तो फिर उनके संरक्षक कौन हो जाते हैं? तो विधवा के संरक्षक कौन हो जाएंगे? ईश्वर ही हो जाएंगे। तो ईश्वर चंद विद्यासागर किससे जुड़े हुए हैं? विडो मैरिज एक्ट से इनका नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। और बच्चियों के विवाह के लिए कौन आगे आता है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, नवरात्र में बच्चियां पूजी जाती हैं, कन्या खिलाई जाती हैं, कंचक की पूजा होती है। तो इस तरीके से आप याद कर लोगे कि बच्चों के लिए माँ शारदा आगे आती हैं। कौन आता है? बाल विवाह रोकने के लिए माँ शारदा स्वयं आगे आती हैं और बच्चियों की शादी रोक देती हैं, ठीक है। और विधवाओं के लिए कौन आगे आएगा? तो ईश्वर जी क्या है? विधवाओं के सिर्फ ईश्वर ही होते हैं, बाकी कोई नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से करके आप इन दोनों प्रश्न का उत्तर याद कर लीजिएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बनता है, ठीक है। भारत में, ओहो, भारत में सन 1929 में महान समाज सुधारक
ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। लास्ट में कमेंट भी कर दीजिएगा। बिलास हर बिलास शारदा के प्रयत्नों के फलस्वरूप सर्वप्रथम बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 पारित हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत शादी करने की वयस्क लड़कों तथा लड़कियों की आयु निर्धारित की गई। कितनी की गई आप लोग बताना तो जरा, एज कितना निर्धारित किया गया। सितंबर 1929 में केंद्रीय विधानसभा द्वारा बाल विवाह निरोधक कानून पास कर दिया गया, जो शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ। इस तरीके से आपको चीजें पढ़ते चलनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर पहले आप लोग ये देख रहे हो 2004 वाले पेपर में, 5 वाले में और 3 वाले में पहले परिभाषा बहुत आ रहा था, अब डेफिनेशन कम आने लगा है, लेकिन अब भी 2-3 डेफिनेशन आ ही जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ हर जगह से डेफिनेशन आपको याद कर लेना है, ठीक है। विवाह किस विद्वान ने कहा एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? वेस्टरमार्क ने, बोगार्ट्स ने, मैकाइवर ने, मर्टर ने। 12 का आंसर कर रहे हैं आप लोग, क्या होगा? तो 12 का आंसर आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 12 का आंसर आपका भी मैं देख लूं। आप आंसर कर रहे हो मैम सी। मैकाइवर ने कहा था। किसने कहा था? मैकाइवर ने कहा था कि एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप मानते हैं। अगर 2 विवाह कर लो, 3 विवाह कर लो, तो उसे हम आदि पुरुष नहीं मानेंगे, हम आदि स्वरूप नहीं मानेंगे। किसने कहा? तो मैकाइवर ने कहा। भाई मैकाइवर को किसी से जोड़ दूं क्या मैं? एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना। किसने माना? मैकाइवर ने माना। किसने माना? मैकाइवर ने माना। इस तरीके से याद करिएगा। देखो मुझे ट्रिक मिल गई एक ट्रिक मैं खोज ली। आप कहोगे मैम एक विवाह, ठीक, एक विवाह। और विवाह क्या होता है? वर और वधू। आप लोग कार्ड देखते होंगे, वर और वधू। हमारे बर यहाँ से बर और वधू, बर और वधू आप लोग सुने हो ना, तो इनका वर उठा लेना और एक विवाह से जोड़ देना, ठीक है। क्या होगा? मैकाइवर का वर उठा लीजिएगा और इनके नाम से जोड़ दीजिएगा। एक विवाह को ही आदि स्वरूप माना जाता है, तो एक वर से ही हम लोग क्या करते हैं? शादी होती है। क्यों? एक ही वर तो होता है ना, एक वर होता है, एक वधू होती है। तो इस तरीके से आप उठा लेना। कभी ये प्रश्न आपको भूलेगा नहीं। जब भी आपके सामने प्रश्न आएगा, आप अगर इधर उधर नजर दौड़ाओगे तो मेरा ट्रिक जरूर याद आएगा कि मैम ने कहा था एक विवाह कोई विवाह का आदि स्वरूप माना। किसने माना? वर ने माना। वर ने कहा हम एक हैं और एक ही वधू हमें चाहिए, इसलिए हम क्या है, एक विवाह को ही हम क्या करेंगे? आदि स्वरूप मानेंगे। उस तरीके से आपको रिलेट कर लीजिएगा। और अगर मेरी ट्रिक ना अच्छा लग रही हो तो आप कहीं से ट्रिक अपना खोज करके बस प्रश्न सही कर लेना, मुझे उससे क्या लेना देना, ठीक है। 13 का आंसर करें। हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप माने गए हैं? तो ये तो पीछे आप लोगों ने पढ़ लिया। देख लो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो आप कह रहे हो मैम इसमें से आंसर हो जाएगा 8, यानी 8 प्रकार के क्या होते हैं? परंपरागत विवाह होते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो हिंदू धर्म में व्यक्ति के गर्भ में होने से लेकर के मृत्यु तक टोटल 16 संस्कार होते हैं, जिसमें पाणी ग्रहण संस्कार को विवाह संस्कार के नाम से भी जानते हैं। हिंदू धर्म में विवाह संस्कार के कुल 8 परंपरागत स्वरूप माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ जो पीछे दिया था, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, ठीक है। एक सांस में मैं पढ़ ले गई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करें। वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। अत्यधिक धन की उपलब्धता कोई मैटर नहीं करता। बहुत लोगों के घर में बहुत पैसा, कोर्ट में तलाक हो गया, ठीक है, तलाक फाइल हो चुका है। पति का शिक्षित होना, हाँ ये थोड़ा सा मैटर कर सकता है। पत्नी का सुंदर होना, ये नहीं मैटर कर सकता, ठीक। पति पत्नी में समुचित समायोजन होगा होना, ये बेस्ट आंसर है। आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। वहां पे कोई ऐसा ना हो कि कोई वो क्या कहते हैं, शक की बीमारी ना लग जाए, ठीक है। बाकी चीजें सब ठीक है, ठीक। चलो यही चीजें हैं, ऐसे हटा देते हैं, इधर आ जा। फिर 50 का आंसर करें क्वेश्चन नंबर। विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव किस पे पड़ता है? पति पे, पत्नी पे, बच्चों पे, इनमें से सभी कोई पे नहीं। तो आप कहोगे नहीं मैम, अगर पति अलग हो जाए तो वो भी शादी कर लेता है तो उसको नई पत्नी मिल जाती है। पत्नी भी शादी कर ले तो उसे नई पति मिल जाता है। लेकिन बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या है, समस्या हो जाती। नई माँ आएगी वो नहीं मानेगी, नया बाप आएगा वो नहीं मानेगा। तो यहाँ पे सबसे बुरा असर अगर किसी पे पड़ता है तो बच्चे पे पड़ता है, ठीक है, ना कि किसी अन्य पे। तो ये चीजें भी मैंने एक्सप्लेन कराऊंगी। 16 का आंसर कर दे। गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए सामाजिक है, ऑप्शन बी संवेगात्मक है, ऑप्शन सी मानसिक, ऑप्शन डी शारीरिक है। 16 का आंसर करें आप, क्या होगा? तो आप 16 का आंसर कर रहे हो मैम, गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है। तो कैसी प्रक्रिया है? गृह व्यवस्था एक सामाजिक प्रक्रिया है। यहाँ पे मानसिक प्रक्रिया तो नहीं किसी के मन में चल रहा था। गृह व्यवस्था मुख्यतः एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत घर व परिवार से लेकर के रिश्तेदार व समाज से सभी का कुशल संयोजन करना होता है। इसका आंसर करें 17 का, प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है।
ऑप्शन ए वेतन है, ऑप्शन बी व्यापार है, ऑप्शन सी पेंशन है, ऑप्शन डी शिक्षा सुविधा। आप आंसर करें क्या होगा? आप आंसर कर दें इसका क्या होगा? तो आंसर कर रहे हो मैं, शिक्षा सुविधा जो है प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। प्रत्यक्ष मतलब जो आपके हाथ में मिले, ठीक है। जैसे वेतन है, क्या है, मतलब हाथ में नहीं, अकाउंट में आपके आ जाए। जैसे वेतन क्या हम लोग के हर मंथ सैलरी में अकाउंट में आ जाती है। आप व्यापार करो, उसमें भी हम कुछ खरीद रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं। पेंशन है, ये भी आपके अकाउंट में आ जाए। लेकिन शिक्षा जो सुविधा है, जैसे हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या है, उनको बुक किताब फ्री में मिल जा रही है। जैसे मान लो अब पैसा आने लगा, लेकिन पहले किताब बैग मिल जाता था, ड्रेस मिल जाता था, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब शिक्षा सुविधा है, फ्री में। 1 से 8 तक कोई फीस नहीं लगनी है, 1 to 8 तक। तो ये क्या है? तो ये सब शिक्षा सुविधा क्या है? ये प्रत्यक्ष में नहीं आएगा, ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। एक व्यक्ति की प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत वेतन, बोनस, पेंशन, मजदूरी, व्यापार से आय व कमीशन आदि को शामिल किया जाता है। जबकि शिक्षा सुविधा करने की, रहने की सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, जैसे क्या है, अब हम लोगों को भी, पहले हम लोग को भी मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही थी ना, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि हम लोगों को भी मतलब कुछ कैशलेस वो दिया जाएगा चिकित्सा के लिए। रहने की सुविधा, जैसे आपको आवास दिया, जैसे अटल विद्यालय में, आवासीय विद्यालय में जो टीचर होकर के जाते हैं उन्हें आवास मिलता है। कस्तूरबा में आवास मिलता है, टीचर वहीं रहते हैं, ठीक। बिजली और जल आपको फ्री में मिलेगी। तो क्या है? इत्यादि आय के प्रत्यक्ष साधन नहीं है, बल्कि सहायक सुविधाएं हैं, जिसको प्राप्त करके व्यक्ति और अधिक प्रेरणापूर्वक कार्य कर सकता है, ठीक है। यहाँ परिभाषा देख लो, आप लोग देख लो कितना परिभाषा है। तो डेफिनेशन आपको जरूर रट लेना है, चाहे जैसे भी। परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि उसको समृद्ध बनाना है, यह कथन है। ये कल आप लोग क्वेश्चन देख रहे थे, 2005 या 2004 में से किसी एक में डेफिनेशन आया था, रिपीट क्वेश्चन है। आप आंसर कर दे क्या होगा 18 का। तो परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि उसको समृद्ध बनाना है, यह कथन किसका है? डॉक्टर जी के अग्रवाल, डॉक्टर जॉन डी रॉकफेलर, डॉक्टर M के जायसवाल, डॉक्टर जॉन डी बघेल। तो किसका आंसर हो जाएगा? आप कहोगे मैम डॉक्टर जी के अग्रवाल ने कह दिया ये बात, ठीक है। किसने कह दिया? डॉक्टर जी के अग्रवाल ने कह दिया। यही चीजें, परिभाषा दोबारा आया है। इधर देख लो परिभाषा, वाह वाह, कितने कितने डेफिनेशन आ रहे हैं। जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है, यह कथन किसका है? कौटिल्य का, हेनरी मेन का, व्यास का, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19 का छोटा सा डेफिनेशन है, आने की बहुत बहुत चांसेज हो सकती है। मैं इसे खोजूंगी, कोई ट्रिक मिल जाए। तो आंसर होगा मैम हेनरी मैन का। एक बार देख लें क्या है। जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री के धन है। तो जाहिर सी बात है भाई, स्त्री के आभूषण और धन जो है, ये स्त्री के ही तो होते हैं। स्त्री ज्वेलरी के लिए न जाने क्या क्या कर दे, कुछ भी आप करवा लो, क्यों? जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है, यह कथन किसका है? हेनरी मैन का है। तो मैन यानी आदमी, आदमी देगा स्त्री को क्या? धन और आभूषण, ठीक है। कौन देगा? आदमी देगा ना। किसके लिए? जीविकोपार्जन के लिए। किसके लिए जी? एक से एक और भी आप ट्रिक याद कर सकते हो। मैन, मैन यानी आदमी, ठीक है। आदमी स्त्री से शादी करने जा रहा है, तो उसको क्या लेकर के जाता है? गहना लेकर के जाता है। क्यों? आभूषण लेकर के जाता है कि नहीं? अरे कितने जेवर आए हैं, होता है ना। तो गहना लेकर के जा रहा है, वो गहना किस काम आएगा? जीविकोपार्जन के काम आएगा। जब हमारे घर में ऐसी स्थिति आती है, कोई बहुत ही संकट पड़ जाता है, तो लोग लास्ट में अपना ज्वेलरी बेच करके, या ज्वेलरी को क्या करते हैं, किसी के यहाँ गिरवी रख करके अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं, क्यों? am I राइट ना? तो बिल्कुल। तो आप इस ट्रिक को याद कर सकते हो कि मैन लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं? आभूषण लेकर के जाते हैं, जो स्त्री के जीविकोपार्जन का धन हो जाता है। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। 20 का आंसर कर दो। रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है स्वादिष्ट भोजन देना, संतुलित भोजन देना, पोषण की कमी को दूर करना, सामान्य पोषण को संतुलित करना। तो क्या नहीं होगा? आप कह रहे हो मैम 20 का यही हो जाएगा, स्वादिष्ट भोजन हमें नहीं देना, बाकी सब देना है। यहाँ पे देख लो, एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगी, आगे निकल चलती। कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है मैं वही पढ़ के सुनाऊंगी। 21, कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती। आप लोग ऑप्शन पढ़े, आंसर मैं दूंगी। अब भाई आप लोगों की बात मुझे माननी पड़ेगी। कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है, किस में नहीं होगी? तो 21 का आप आंसर करें मैम, कुपोषण में। किस में नहीं होगी? कुपोषण में नहीं होगा, ठीक है। इधर आ जाओ, यहाँ पे मैं पढ़ा दूं। शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक न मिलना ही कुपोषण कहलाता है। कुपोषण के कारण बच्चों तथा महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे भी आसानी से कई बीमारियों के शिकार बन जाते हैं।
कुपोषण से पीड़ित व्यक्ति को प्रोटीन युक्त संतुलित आहार लेने की सलाह दी जाती है, जबकि पीलिया, हेपेटाइटिस तथा वायरल फीवर में प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता 9 के बराबर होती है। ठीक है, इधर आ जाओ, ज्वर किस रोग में नहीं होता? यहाँ पे आंसर नहीं मिला है, इसलिए बहुत ज्यादा समय ना देते हुए यहाँ देख लो। क्षय रोग बैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाला रोग है, बिल्कुल आप लोग जानते हो। क्षय रोग में कौन सी टीका लगती है, आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में। होने वाला रोग है जिसके प्रमुख लक्षण खांसी, वजन कम होना, रात को पसीना तथा बुखार आना। जुकाम ऊपरी श्वसन तंत्र को आसानी से फैलने वाला संक्रमण होता है, जिसके लक्षण है गले में खराश होना, नाक शिशाव तथा ज्वर का आना। जबकि टाइफाइड बुखार का एक संक्रमण है जो दूषित पानी और भोजन से फैलता है। इसके प्रमुख लक्षण में पेट या मांसपेशियों में दर्द होना, थकान, ठंडा लगना और बुखार आना। स्पष्ट दिए गए उपर्युक्त विकल्पों में कोई सही नहीं। सही बात है, हर किसी में बुखार लगता है, हर जगह बुखार आएगा, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कर दो। प्रणासी रक्तहीनता में नष्ट हो जाती है। अस्थि मज्जा, हड्डियां, मांसपेशियां, रक्त। तो आप कहो कि मैं प्रणासी रक्तहीनता यानी एनीमिया के बारे में कह रहा है, तो एनीमिया में क्या नष्ट हो जाएगा? आप कह रहे हो मैम एनीमिया में रक्त की कमी होती है, तो हो जाता है। तो रक्त की कमी क्यों ही हो जाती है? क्योंकि अस्थि मज्जा, जहां पे बोन मैरो जो है, जहां पे ब्लड का निर्माण होना है, जब यही नष्ट हो गया तो ब्लड की कमी तो हो ही जानी है। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही कह दिया। प्रणासी रक्तहीनता की स्थिति में, प्रणासी रक्तहीनता यानी मैं परनेसिया से नहीं है, ठीक है, की स्थिति में शरीर के अस्थि मज्जा के नष्ट होने का खतरा रहता है। यह शरीर में विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग है, जिसमें शरीर के द्वारा विटामिन B12 के अवशोषण में आरबीसी का निर्माण बाधित हो जाने के कारण बाधा उत्पन्न होती है, जो कि अस्थि मज्जा को मजबूती प्रदान करता है। 24 का आंसर कर दे। हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 सप्ताह तक, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, गर्भधान से 2 वर्ष तक। मैंने कहा ना, हरलॉक को केवल आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि हरलॉक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हम लोगों के लिए हो जाते हैं। तो इनका शैशवावस्था कब से कब तक माना जाता है, और इनका अक्सर शैशवावस्था ही केवल पूछा भी जाता है। आप लोग PY करते आ रहे हो, इतना तो अब आप लोगों को अनुभव हो ही गया होगा कि इनका शैशवावस्था है जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, यहाँ पे आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो ले लेना। मनोवैज्ञानिक हरलॉक के अनुसार गर्भावस्था गर्भधारण से जन्म तक, नवजात अवस्था जन्म से 14 दिन, शैशवावस्था 14 से 2 वर्ष, 14 दिन से 2 वर्ष, बाल्यावस्था 2 वर्ष से 11 वर्ष, किशोरावस्था 11 से 21 वर्ष। ये चीजें आप फोटो वोटो खींच लेना। क्वेश्चन नंबर 25। वे अपमार्जक जो जल को दूषित करने का काम करते हैं, अमोनिया साइनाइड खाद, क्लोरीन, फटकरी, प्रयुक्त में से कोई नहीं। अपमार्जक जो जल को प्रदूषित कर दे रहा है, तो प्रदूषित कौन करेगा? क्लोरीन और फिटकरी तो साफ कर दे रहे हैं, तो अमोनिया साइनाइड जो होगा ये क्या कर देंगे? जल को अशुद्ध बना देते हैं। तो बिल्कुल सही है, जल को अशुद्ध बना देते हैं। अमोनिया साइनाइड साथ ऐसे अपमार्जक है जो जल को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। वह कार्बनिक पदार्थ जिसमें साबुन की तरह मैल को साफ करने का विशेष गुण होता है, अपमार्जक कहलाते हैं। इनका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है, जबकि क्लोरीन और फिटकरी का जल प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए। कह रहे हैं ना कि इन सारे चीजों का प्रयोग हम वाटर को क्लीन करने के लिए करते हैं। यहाँ देख लो, फिर वही परिभाषा, पेज डबल हो गया है क्या? एक ही पेज में देख लो दो दो चीजें, क्यों? यहाँ पे आप आंसर तो बहुत अच्छे से लगा ले जाओगे 26 का, कि जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है। या किसने कहा? तो हेनरी मैन ने कहा, आपको याद होगा। यहाँ आप आंसर करते 27 का। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 31 जनवरी 1992। 31 जनवरी 19, डेट वही है, आप पढ़ लो, फिर मैं आंसर बताऊंगी। ठीक, इस चीजों में मैं मानूंगी कि आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। जहां लगेगा मुझे कि हाँ चीजें सच में है, तो वहां मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ। तो आंसर हो जाएगा 31 जनवरी 1992, यानी 31 जनवरी 1992। मैं इसको पढ़ा दूं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को श्रीमती जयंती पटनायक की अध्यक्षता में किया गया। आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता महिला को त्वरित गति से न्याय दिलाना है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का मनोनयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष के अतिरिक्त जांच आयोग में 5 मेंबर होते हैं। इनमें से किसी एक मेंबर की को अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि उनकी भी बातें सुनने के लिए कोई रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल जनरल और OBC से ही लोग रहे, ठीक। तो SC ST को भी ये चीजों, मतलब एक एक मेंबर रखने की अनिवार्यता है। 28 का आंसर करते। गर्भवती स्त्री यानी प्रेग्नेंट लेडी की देखभाल का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए, गर्भकालीन अवस्था के दौरान होने वाली समस्याओं का निदान। ऑप्शन बी, गर्भवती के समस्या स्वास्थ्य की देखभाल करना। ऑप्शन सी, गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य विकास। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 28 का आप लोग आंसर कर दो, क्या होगा? 28 का आप आंसर कर रहे हैं
कि मैम हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लो आप लोग सारी चीजें दिया हुआ है। ठीक, एक बार मैं यहाँ पढ़ा दूं। गर्भधारण से लेकर के गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती, भाई बिल्कुल सही है। जिससे गर्भधारण से लेकर प्रसव व प्रसव के पश्चात भी जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रह सके। एक गर्भवती स्त्री की देखभाल के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते, क्या क्या रखते हैं। गर्भावस्था के दौरान देखभाल से होने वाली समस्याओं का निदान किया जाता है। गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य की देखभाल से न होने वाली समस्या का पूर्व समाधान हो जाता है। गर्भवती महिला की देखभाल व गर्भस्थ शिशु का पर्याप्त व उचित विकास होता है। गर्भवती महिला की देखभाल से उसे उचित पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता होती। ठीक है, 29 का आंसर करते। एक गर्भवती स्त्री को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती, तो हर जगह ये प्रश्न आप लोग देख रहे हो। कितना होगा, +300। और अगर यहाँ लैक्टेट वुमेन का दे दे तो कितना होगा, +500 होगा। ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 29 का बी हो जाएगा। क्यों, मैंने सही कहा ना। तो आप कह रहे हो मैम जी आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे देख लो, निम्नलिखित परिस्थितियां क्या होंगी अगर कैलोरी की आवश्यकता हो। गर्भवती होने से पहले महिला का वजन बहुत कम हो। गर्भवती होने से पहले महिला का वजन बहुत अधिक हो। जब गर्भ में अधिक से शिशु पल रहे हो तो ये क्या होगा, अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती। गर्भवती महिला को अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है। ठीक है, इधर आ जाओ। अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन कम होता है। कितने से कम होगा, 2 kg से, 3.5 kg से, मतलब 3.5 kg से, 4 kg से, 5 kg से। तो 4 kg 5 kg तो बहुत हो गया। तो कितने से वजन कम होगा, तो आप कहोगे अपरिपक्व बच्चा है। तो आप कह रहे हो मैम 2 kg से कम का बच्चा होगा, तो हम कहेंगे बच्चा अपरिपक्व है। 2.5 kg से लेकर के 2/1/2 से लेकर के 3 kg या 3.5 kg तक का बच्चा क्या है, हेल्दी माना जाता है। क्यों, यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं, ऐसे प्रश्न को मैं जरूर पढ़ाऊंगी। ऐसे नवजात शिशु जिनका वजन जन्म के समय 2.5 kg से कम होता है, परिपक्व और परिपक्व शिशु कहलाते हैं। यदि जन्म के समय शिशु का वजन 2.5 किलो यानी 5.5 पाउंड से कम होता है तो उसे LBW कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार अपरिपक्व बच्चा वह होता है जो गर्भावस्था के 37 सप्ताह पूरे होने से पहले जीवित पैदा होता है। आप लोग बता दो, उसके सारा कुछ बता दो, कब मंथ कौन सा होता है, डे कौन सा होता है, कितना होता है, चंद्रमास कितना होता है, वीक कितना होता है। आप लोग फटाफट आंसर कर दो। 31 का आंसर करें। नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु के नाभिनाल से कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए। बांधने के लिए पूछ रहा ना कि कट करने के लिए। तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पा रहे हो कि मैम 2 इंच पे हम बांध देते हैं और 4 इंच पे हम कट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मैम, हम लोग 4 माने कि 2 माने। आप लोग बहुत चालाक हो, आप लोग मान तो पहले से ही 4 लिए हो। क्यों, यहाँ तो दे रहा बुक में 4 इंच। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं, कितने इंच की दूरी पे बांधते हैं। देख लो, दे रहा है नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु के नाभि से 4 इंच की दूरी पर बांध देते। ये गलत है ना। क्यों, क्योंकि 4 इंच पे कट करते हैं, 2 इंच पे बांध देते हैं। क्यों, आप लोग, मैं सही बता रही हूँ ना, यही होता है ना। लेकिन इस प्रश्न में जो दिया है भाई उत्तरमाला में, मैं आपको बता दे रही हूँ। अस्थायी धातु की संख्या होती है 18, 20, 22, 30। तो आप बहुत अच्छे से बता रहे हो कि अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। कितनी, 20 होती है। दांत कितने प्रकार के होते, तो 4 प्रकार के होते। कौन कौन से, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आगे निकल चलो। ये सब आप लोग, हाँ इसको देख लो क्या क्या कहते हैं। अस्थायी दांत कहेंगे, दूधिया कहेंगे, छीर का दांत कहेंगे। ठीक है, ये चीजें तुम्हें पढ़ा दो। कितने से कितने बार में दांत निकलते हैं, पहली बार में 2 या 2.5 वर्ष की आयु में 20 अस्थायी दांत निकल जाते हैं। ठीक, इधर आ जाओ। स्तनपान नहीं कराना चाहिए जब तक क्या हो, माँ कार्य में व्यस्त हो, माँ सो रही हो, माँ संक्रमण रोग से पीड़ित हो, रात्रि में जब शिशु रो रहा हो। आंसर हो जाएगा आपका शी। ठीक है, WHO की सिफारिश के अनुसार नवजात शिशु के लिए कोलेस्ट्रम पीला चिपचिपा गाढ़ा माँ के स्तन का दूध संपूर्ण आहार होता है। बिल्कुल सही है। स्तनपान कराना जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के भीतर ही शुरू किया जाना चाहिए। किंतु यदि माँ संक्रामक रोग से पीड़ित हो तो उस समय बच्चे को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। क्यों नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बच्चा भी क्या होगा, बीमारी की चपेट में आ जाएगा। 34 का आंसर करें। माँ एवं शिशु सेवा के मातृ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत माता को जानकारी दी जाती है पौष्टिक भोजन क्या खाए क्या ना खाए, शिशु संभरण यानी शिशु की देखरेख, स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के विविध उपाय और उपयुक्त सभी। तो सबके बारे में क्या है, औरत को जानकारी दी जाती। मैं ये भी नहीं पढ़ाऊंगी, ये चीजें उसी में हो गई।
आप कह रहे हो मैम आज पढ़ाने क्या आएंगे जब आपको कुछ पढ़ाना ही नहीं है तो जल्दी जल्दी मैं सोच रहा हूँ ये पीजीटी खत्म हो जाए, अब ये सिर पे बोझ बन गया। ठीक, 35 का आंसर करें। शिशु या बालक को सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? प्राइवेट बाल चिकित्सालय, घर पर माह में एक शिशु विशेषज्ञ को भेजना, जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए, उपयुक्त सभी। तो आप कह रहे हो उपयुक्त सभी करनी चाहिए। सॉरी, क्या करना चाहिए? जिला चिकित्सालय में शिशु की जांच करवानी चाहिए। ठीक है, मैं ही कंफ्यूज हो गई। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करते। मातृ एवं शिशु कल्याणकारी कार्य योजनाएं हैं केंद्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय, अंतर्राष्ट्रीय सहायता, इनमें से सभी। 36 का आंसर आप कर रहे हो क्या? 36 का मैं भी जगह देख लूं। आपने 36 का आंसर कर दिया है, फिर 36 का आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, इधर आ जाओ। 37 का आंसर कर दिया। यूनिसेफ की स्थापना की गई। ऑप्शन 1944, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1949। आप आंसर करें क्या होगा आंसर? इसका फटाफट कर दे कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। यूनिसेफ की आप चाहे तो फुल फॉर्म भी बता सकते हो और इसका हेडक्वार्टर भी बता सकते हो। इसका भी हेडक्वार्टर कहीं होगा ना, तो बिल्कुल होगा। आप कह रहे हो मैम 1946 कब हुआ था? तो 11 दिसंबर। डेट मैं बता दे रही हूँ कब हुआ था, 11 दिसंबर को। ठीक है, आप कहो मैम ऐसा लिखती हैं। चलो, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, पहले इसका नाम क्या था? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, नहीं इमरजेंसी, नहीं यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी चिल्ड, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। क्या था? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक, ये जल्दी नहीं आता है मुझे। की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ विभिन्न देशों में बच्चों को शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सहायता देता है। 38 का आंसर करते। समाज शास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशल स्टडीज, सोशियोलॉजी इन क्रिटिकल आई, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल डिक्शनरी। 38 का क्या आंसर होगा? आप आंसर कर दें तो 38 का आंसर हो जाए, ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। क्या होगा? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। 39 का आंसर करें। निम्न में से समाज शास्त्र की विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए, यह अनुभव आश्रित है, ऑप्शन बी, यह वस्तुनिष्ठ है, ऑप्शन सी, यह मूल्य तटस्थ है, ऑप्शन डी, यह अनुमाल विषयक है। क्या होगा आंसर? आप कह रहे हो मैम सी, यह मूल्य तटस्थ है। ठीक है, इधर आ जा। क्वेश्चन नंबर 40, भग्नाशा उत्पन्न करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक और इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? भग्नाशा उत्पन्न करने वाले कारक हैं तो ये सभी हैं। ठीक है, और भग्नाशा का मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति किसी अवस्था की पूर्ति में बार बार असफल हो रहा, आवश्यकता की पूर्ति में, जैसे हम लोग अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितना भी एग्जाम दे रहे हैं, कहीं एमपी का दे रहे हैं उसमें फेल हो जा रहे हैं, कहीं छत्तीसगढ़ का दे रहे हैं उसमें फेल हो जा रहे हैं, कहीं हम लोग बीपीएससी दे रहे हैं उसमें फेल हो जा रहे हैं। ठीक है, बीपीएससी दे रहे हैं उसमें फेल हो जा रहे हैं, कहीं यूपी का दे रहे हैं उसमें फेल हो जा रही है, यूपी टीजीटी है, पीजीटी है, हम लोग फेल हो जा रहे हैं, बार बार फेल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो उस समय क्या होगा? तो यही परिस्थिति जो है, यही भगनासा आते चली जाती है। ठीक है, कि बार बार अब हम नहीं कुछ कर पाएंगे, अब हमसे नहीं कुछ हो पाएगा। ठीक है, इसमें आने वाले व्यक्ति कार्य करना बंद कर देता है, परंतु कुछ साहसी लोग कार्य न छोड़कर पुनः उसमें लग जाते हैं और कठिनाइयों को झेलकर सफल हो जाते हैं, जैसे आप लोग हो। ठीक है, आप लोग कभी भी बैकआउट नहीं होगे, आप लोग हमेशा साहस बनाए रखोगे और एक सीट ला करके लोगों के मुंह पे अपना ज्वाइनिंग लेटर ऐसे दिखाओगे कि देख लो, तुम्हें लोग कह रहे थे ना कि तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन हम करके दिखा दिए। ठीक है, आप लोग ये बातें जरूर याद रखना, कभी भी कोई निराश होकर के, हताश होकर के बैठेगा नहीं। ठीक, एक व्यक्ति के अंदर भग्नाशा आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, प्राकृतिक इत्यादि कारकों के माध्यम से उत्पन्न होता है। ठीक है, 41 का आंसर कर दे आप लोग। क्या होगा? निरंतर भग्नाशा की स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? संतोषी व्यवहार का हो जाता है, इच्छाएं कल्पना करना बंद कर देता है, व्यक्तित्व विघटित हो जाता है, उपरिचता भी हो जाते हैं। तो 41 का क्या होगा? आप कहोगे मैम ये प्रश्न तो कई बार आप करा चुकी हैं, व्यक्तित्व विघटित हो जाएगा। क्या होगा? व्यक्तित्व विघटित हो जाएगा। आप लोगों को देख रहे हो ना कितना पीवाईक्यू मिल रहा है, सब पीजीटी का ही है। देखो कहीं कहीं क्वेश्चन मिलते हैं कि नहीं, इसीलिए मैं कहती हूँ पीवाईक्यू कर लिया करो आप लोग। ठीक है, परिवार 44 2 का आंसर करो। परिवार शब्द इसमें से कौन लैटिन शब्द से बना है?
फेमस से। आप लोग आंसर करो, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, मैं केवल आंसर बताऊंगी। आप लोग अपना पढ़ लिए होंगे तो हो जाएगा फेमुलस से। क्या होगा? फेमुलुअस से, ठीक है। परिवार, फैमिली शब्द लैटिन भाषा के शब्द है फैमिलुअस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नौकर अथवा दास। 43 का आंसर करें। परिवार निम्न में से किस समूह में आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस समूह के अंतर्गत आता है? तो परिवार क्या है? प्राथमिक समूह के अंतर्गत आएगा, ठीक है, प्राइमरी ग्रुप में ही आ जाएगा। परिवार शब्द प्राथमिक समूह में आता है। प्राथमिक समूह की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम C.H. कूली ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, नहीं नहीं, ऑर्गेनाइज हाँ ठीक, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया था। उसके अनुसार प्राथमिक समूहों से तात्पर्य उन समूहों से है जिसमें सदस्यों के बीच आमने सामने का मुख्य संबंध होते हैं, साथ ही पारस्परिक सहयोग की अनिवार्य विशिष्टता होती है। ऐसे समूह व्यक्ति के सामाजिक स्वभाव और विचार के निर्माण में बुनियादी यानी प्राथमिक योगदान देते हैं। प्राथमिक समूह की प्रमुख विशेषताएं हैं लघु आकार, परस्पर संबंध, लक्ष्यों की समानता, स्वतः विकसित समूह, अनौपचारिक संबंध, सर्वव्यापकता। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर कर दें। वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीत कर लाई जाती हैं वह विवाह कहलाता है। या आप लोगों की तरफ से मेरे ऊपर HW है। मैं आप लोगों को इस पे वर्क करके वीडियो अपलोड कर दूंगी। मंडे को पक्का आप लोगों को इस पे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी विवाह है मैं सब क्लियर करा दूंगी। इसके बाद आपसे फिर मैं क्वेश्चन पूछा करूंगी, तो क्या होगा? राक्षस विवाह होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन आप लोग कर लें। वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीतकर लाई जाती हैं राक्षस विवाह कहलाता है, जबकि कन्या को छोड़कर यानी खरीद कर आर्थिक रूप से विवाह कर लेना असुर विवाह है। कन्या की मदहोशी का लाभ उठाकर उसके शारीरिक संबंध बना लेना विवाह करना पैशाच विवाह होता है। मैट्रिक के साथ भी कोशिश करूंगी पढ़ा दूं, ठीक है। 45 का आंसर करें। शरीर की सूक्ष्मतम जीवित इकाई है ऊतक, कोशिका, तंत्रिका, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? आप आंसर कर रहे हो मैम। शरीर की सूक्ष्मतम जीवित इकाई जो होती है कोशिका होती है। क्या होगी? कोशिका होगी। कोशिका को शरीर की सूक्ष्मतम जीवित इकाई कहा जाता है। कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने की थी, जबकि कोशिका सिद्धांत स्लैटन तथा श्वान ने दिया था। कोशिका एक विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी रहती है तथा इसमें प्रायः स्वजनन की क्षमता होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है। इधर आंसर कर दो। असंख्य छोटी छोटी इकाइयों जो जीवधारियों के शरीर की रचना करती है का नाम सर्वप्रथम कोशा रखा गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन, विल्सन और रॉबर्ट हुक, हक्सले ने। तो कोशा किसके द्वारा रखा गया? आप आंसर कर दे। आप आंसर कर दें। आप कह रहे हैं मैम रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशा रखा गया। क्या रखा गया? कोशा रखा गया। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने बोतल की कॉर्क, आप लोग कॉर्क जानते हो क्या होती है? बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। आप लोगों ने आलता देखा है? आलता जो पैर रंगते हैं, अब तो बहुत तरीके का आ गया। पहले आलता आता था इस तरीके की, चाहे जो भी सीसी वगैरह रहती थी, डिबिया वगैरह, ठीक है, ऐसे जो भी रहती थी, ठीक ऐसे इसका मुंह हो गया, ठीक है। और इसी मुंह पे इस तरीके से एक ऐसा ढक्कन लगा होता था, यही उसमें घुसा दिया जाता था और यही निकाल करके सब पैर को भी कलर कर लेते थे, ठीक है। जो महावर होता है, जो नहीं एड़िया मुड़िया रंगते हैं, जो रेड कलर का होता है, यही क्या है? यही कार्क है। पहले ढक्कन नहीं आते थे, ढक्कन नहीं बनता था। तो जो भी दवाइयां हो गई, शराब हो गए, जो भी कीमती चीजें होती थी, चाहे जो भी चीज हो गया, ऐसे क्या है, ढक्कन नहीं बंद करने वाला था, चूड़ी पे नहीं बनता था। यही कार्क जो है बोतल में इस तरीके का बना होता था और यही बोतल में क्या होता था, ऐसे घुसा हुआ आता था, ठीक है। तो यही निकाल करके यही क्या हो गया, इसी को कॉर्क कहते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से जान गए कॉर्क क्या है। एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी, जिन्हें कोशा नाम दिया। रॉबर्ट हुक ने बताया कि असंख्य छोटी छोटी इकाइयां जो जीवधारियों के शरीर की रचना करती है, एक भित्ति के समान संरचना होती है, जिसे कोशा कहा जाता है। ज्ञात है कि 1674 ईस्वी में लूवेनहॉफ ने सर्वप्रथम जीवित कोशा का अध्ययन किया तथा 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया, ठीक है। 47 का आंसर करें। शरीर में अस्थियों की उपयोगिता है क्योंकि यह शरीर को आकृति व गति देते हैं, बिल्कुल सही। शरीर के
कोमल अंगों की सुरक्षा करते। बिल्कुल, हमारे हार्ट हो गए, किडनी हो गए, सारे क्या हैं, बोन में ही सुरक्षित होते हैं। शरीर को दृढ़ता यानी हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है। उपर्युक्त सभी यानी ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक, इसका मैं विस्तार नहीं पढ़ाऊंगी। इधर आ जाओ। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो हमसे पढ़े हुए बच्चे अगर बोन्स के बारे में क्वेश्चन गलत कर दे, बोन से आया वो क्वेश्चन गलत कर दे, तो फिर मुझे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैंने आप लोगों के लिए नहीं कहा, मैंने अपने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि फिर मेरी सारी मेहनत पे आप लोगों ने पानी फेर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप कह रहे हो मैम खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मैंने कहा आप बताओ कितनी होंगी। तो 8 होंगी, 14 होंगी, 20 होंगी, 22 होंगी। तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, मैंने आप लोगों को कई बार करा रखा है, सब खोल खोल करके पढ़ा रखा है कि मैम 22 होती हैं। कितनी होती हैं? 22 होती हैं। पढ़ लो कौन कौन सी हड्डियां आती हैं। मानव खोपड़ी में, मानव खोपड़ी गर्दन के ऊपर स्थित सिर का कंकाल है। क्या है? सिर का कंकाल है। ठीक है, जो कशेरुका दंड के ऊपर वाले सिरे पर टिकी रहती है। इसकी अस्थि रचना 2 भागों में बटी रहती है, यथा यथा कपाल और चेहरा। कपाल 8 अस्थियों का बना हुआ, कपाल 8 अस्थियों का बना हुआ एक बॉक्स होता है। क्या होता है? एक बॉक्स होता है, जो खोपड़ी के ऊपर, जो खोपड़ी के ऊपर ऊपरी भाग को दृढ़ता पूर्वक जोड़े रहता है, तथा चेहरे जिसमें जबड़े स्थित होते हैं 14 होती हैं। तो 8 और 14, ठीक है, 8 और 14 हड्डी, इस प्रकार खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती हैं। तो 14 8 कितना हो गया? आप कहोगे मैम 14 6 20 और 20 2 22 हो गया, यानी बराबर 22 हो गया। आप कहोगे मैम किस हड्डी को छोड़ दिया गया है? तो 6 कान की हड्डी को छोड़ दिया गया है, नहीं तो कितनी हड्डी हो जाती है? 29 हड्डी हो जाती हैं। यहाँ तो खोपड़ी पूछा है ना। अगर प्रश्न बन जाए कि सिर में कितनी हड्डी होती है, तो आप कहोगे सिर में हमारे 29 हड्डी होती है। तो अब 22 में 6 जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा? तो 6 2 8 हो गया। आप कहोगे मैम एक हड्डी आप मिस कर रही हैं, तो एक गर्दन की हायोड जो हड्डी होती है 6 + 1, तो ये लेकर के पूरा हो गया 29। तो 29 हड्डी हमारे कहाँ होती है? तो हमारे सिर में होती है। ठीक है, और सिर कहाँ से गिना जाता है? गर्दन हो गया प्लस कान हो गया प्लस फेस हो गए हमारे, प्लस ये हमारे खोपड़ी हो गई यानी सिर हो गई। इन सारे के हड्डी को लेकर के 29 बोन्स होते हैं, और 29 बोन्स से मिलकर के हमारा क्या है? सिर का निर्माण होता है। अगर प्रश्न बने कि सिर में कितनी हड्डी होती है, तो 29 हड्डी। और अगर प्रश्न बन जाए कि खोपड़ी में कुल अस्थियां कितनी हैं, तो 22 हड्डियां। ठीक है, अब प्रश्न गलत तो नहीं होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन होगा, तो आप लोग कहोगे मैं बोन्स को आप लोगों को अच्छे से ला करके मैं केवल बोन्स का क्लास लगा सकती हूँ। ठीक है, किस घंटे में, किस घंटे में कह रहे, ठीक, बच्चों से कहती हूँ ना कि जो घंटी खाली रहे तो मुझे बुला लेना। तो किस घंटी की बात हो रही है? तो घंटी नहीं मैम, टाइम की। तो 6 PM वाले में मैं आप लोगों का ये क्लास में बोन्स वाला, अगर आप लोग कहोगे, अगर जरूरत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं जरूर ला दूंगी। ठीक है, 49 का आंसर कर दो। पेशियों के सिरे अस्थियों में किससे, किसके द्वारा बंधे रहते हैं? तो संधियों द्वारा, ऊतक द्वारा, कोशिकाओं द्वारा, कंडराओं द्वारा। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो बोन टू बोन किससे होता है, आप आंसर कर दो। फिलहाल इसका हो जाएगा कंडरा यानी टेंडन। ठीक है, पेशियों के सिरे, इसका मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक, क्योंकि बहुत बार हो चुका, सब आप लोग जानते हो। ठीक, जिसको पढ़ना स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, आगे निकल चलते हैं। 50 का आंसर करिए। शरीर में लगभग मांसपेशियां होती हैं, कितनी होती है मांसपेशियां? ऑप्शन नहीं बताएंगे, केवल आंसर बताएंगे। तो 50 का हो जाएगा, कितनी होंगी टोटल हमारे यहाँ मांसपेशियां होती हैं? 639। तो मैम ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम डी के साथ जाना चाहेंगे, सॉरी। देखो, मानव शरीर में लगभग 500 से 600 मांसपेशियां यानी कुल 639 पेशियां पाई जाती हैं, जिसमें सर्वाधिक पेशियां पीठ में यानी 180 पाई जाती हैं। मांसपेशियां कोशिकाओं द्वारा निर्मित एक संकुचनशील ऊतकों से बनी होती हैं। जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने एवं अंगों को हिलाने की क्षमता मांसपेशियों के कारण ही होता है। पेशी कोशिकाएं भ्रूण एवं भ्रूण के मीसोडर्म से बनते हैं। किससे बनते हैं? मीसोडर्म से बनते हैं। जबकि आंखों की आइरिस एवं सिलियरी काय की पेशियां भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती हैं। ठीक है, 51 का आंसर करते। हमारे शरीर में मुख से लेकर मल द्वार तक के मार्ग को क्या कहते हैं? आमाशय, आंते, आहार नाल।
पाचन तंत्र। क्या कहेंगे 51 का आप आंसर कर रहे हो कि आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। क्या कहेंगे? एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। आप ये देख लो, मानव आहार की लंबाई आहार नाल की 9 सेंटीमीटर 25 से 30 फीट होती है, ठीक है। और इसमें क्या क्या आता है? तो ग्रास नाल आता है, ग्रशिका आता है, आमाशय आता है, और क्या आएगा? बृहदांत आएगा, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत भी आते हैं, ठीक है। ये सारी चीज इसमें आते। इधर आ जाओ 52 का। लार रस में कौन सा कीड़ो पाए जाते? कीड़ो यानी एंजाइम। रेनिन, पेप्सिन, टाइलिन, स्टार्च। आप बता दो क्या पाया जाएगा। तो आप आंसर करो मैम टाइलिन। ये रेनिन कहाँ पाया जाएगा आप बता देना। प्रोटीन किस पे वर्क करेगा ये भी बता देना, ठीक है। पेप्सिन पे कौन वर्क करेगा। टाइलिन के बारे में आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हो, आज मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे क्लास खत्म करना है। एटीट्यूड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे निकल चलो। 53 का आंसर करें। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। देख रहे हो आप लोग कितने क्वेश्चन रिपीट मिल रहे हैं? क्यों केवल ये हम ही देख पा रहे हैं क्या? आप लोगों को भी तो ये दिख रहा होगा ना कि PYQ सब कितने रिपीट हुए हैं। हम लोग कितने साल के पेपर कर लिए? 5-6 साल का कर लिए कि नहीं कर लिए? तो उसमें देख लो कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो जो CHO है क्या है? एनर्जी देता है, ठीक है। इधर पढ़ लो। सामान्यतः इस ओहो, एक सेकंड, क्वेश्चन पेपर यहाँ से देख ले कहाँ है। 52 पे खत्म हुआ ना, 53 पे, ठीक। एक सेकंड आप लोग रुके रहिएगा। 53 था ना, इधर होगा, पेज आगे पीछे हो गया था। 53, हाँ भी यहाँ आ जाओ। 53 का एक्सप्लेन पढ़ना है ना। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान, ये भी मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक। इधर आ जाओ। 54 का आंसर करें। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, क्योंकि क्यों लेना चाहिए? स्वादिष्ट होता है, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती, इससे सौंदर्य में वृद्धि होती। तो जी नहीं, सी वाला होगा, इससे शरीर की समस्त आवश्यकताएं क्या होती हैं? फुलफिल होती हैं, ठीक है। इधर आ जाओ। फिर 55 का आंसर कर दो। धान के कुट जाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, कौन से? ऑप्शन आप लोग पढ़ लो, केवल मैं आंसर बता दूंगी। 50, ये तो आप जिसने भी राय दिया है तो बहुत अच्छा दिया, मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। मैं लंबे लंबे समय तक आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो आप आंसर कर रहे हो 55 का। 55 कह रहे हैं 55 का आंसर होगा थायमिन या निकोटीनिक एसिड, ठीक है। यहाँ आप लोग पढ़ लो। धान के कुट जाने से उसके छिलके में मौजूद थे थायमिन यानी विटामिन B1 तथा निकोटीनिक एसिड यानी विटामिन B5 नामक प्रमुख पोषक तत्व। विटामिन B5, हाँ चलो। पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते। फंक ने सन 1912 में चावल के छीलन से ही विटामिन B1 थायमिन को तैयार किया तथा विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है, जबकि विटामिन B5 कमी से पेलाग्रा तथा अतिसार नामक रोग होने की संभावना होती। देख रहे हैं यहाँ पे विटामिन B5 तेरा, विटामिन B3 होना चाहिए। हर जगह विटामिन B5 तेरा, लेकिन 3 होना चाहिए। 56 का आंसर करें। सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ है। अफीम है, कोकून है, कोकीन है, मदिरा है, तंबाकू। क्यों जुम नहीं हो रहा है? तंबाकू है। तो क्या होगा? आप आंसर कर रहे हो मैम, अफीम हो जाएगा, जो सबसे तीव्र मादक पदार्थ है। यहाँ पे आप लोग जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बना था 2021 में, ठीक है। तो ये प्रश्न आप लोग पढ़ लेना। जुम ही नहीं हो रहा, गुस्सा लग रहा। चलो, सबसे अधिक व तीव्र मादक पदार्थ अफीम होता है। अफीम के पौधे पैपेवर सोमनीफेरम के दूध यानी लैटेक्स को सुखा करके बनाया गया पदार्थ है, जिसके सेवन से मादकता आती है यानी नशा होता है, ठीक है। इसका सेवन करने वाले को अन्य बातों के अलावा तेज नींद आती है। अफीम में 12% तक मॉर्फिन पाई जाती है, जिसको प्रसंस्कृत करके हेरोइन नामक मादक द्रव्य यानी ड्रग तैयार किया जाता है, ठीक है। मादक पदार्थों का शरीर पर निम्नलिखित प्रभाव होता है। शारीरिक कमजोरी। मादक पदार्थों के सेवन से शरीर में कमजोरी उत्पन्न होने लगती है तथा व्यक्ति की शारीरिक क्षमता घटती है, ठीक है। पता नहीं क्यों जुम ही नहीं हो रहा है। मानसिक कमजोरी। अच्छा भैया, जितना जुम होना था उतना हो चुका है, मैं ही पागल हो चुकी हूँ, ठीक। मानसिक कमजोरी। मादक पदार्थों के सेवन से मानसिक कमजोरी होने लगती है, जो मनुष्य को सोचने समझने की शक्ति क्या होती है? छीण कर देती है। 57 का आंसर करो। किस मसाले में विटामिन D व कैरोटीन की प्राप्ति होती है? हल्दी, हरी मिर्च, जीरा और सौंफ। 57 का आंसर आप कर दो फटाफट फटाफट आंसर करते हैं। तो इसमें कोई आंसर नहीं दिया है आपका आयोग ने। क्यों नहीं दिया? यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। डी का सभी विकल्प गलत है, क्योंकि हल्दी में विटामिन ए, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। हरी मिर्च में विटामिन ए, सी तथा बेसिक आयरन, पोटेशियम तथा प्रोटीन के प्रमुख स्रोत है। बताओ हरी मिर्च कितनी लाभदायक है? मैं तो छूती भी नहीं हूँ। जीरा विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम तथा प्रोटीन का स्रोत है, जबकि सौंफ विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, फोलेट एवं फाइबर का उत्तम स्रोत है। विटामिन डी के स्रोतों में मक्खन, मछली, तेल, धूप आदि
प्रमुख हैं। 58 का आंसर करिए। वह अंग जो रक्त से अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं उन्हें क्या कहेंगे? श्वसन अंग, उत्सर्जी अंग, पाचन अंग और इनमें से कोई नहीं। तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पाओगे कि मैम जो उत्सर्जी अंग होते हैं ये क्या होते हैं? ये हमारे शरीर से सारे जितने भी विष्टित पदार्थ होते हैं निकाल देते हैं। कौन कौन होंगे? ये किडनी होगा, और क्या होगा? स्वेट ग्लैंड होंगे यानी पसीना वाली ग्रंथियां होंगी। इन्हीं सबसे तो होता है, आप पढ़ लेना, एक्सप्लेन नहीं, मैं नहीं कराऊंगी। 59 का आंसर कर दे। मूत्र निष्कासन की आवश्यकता का अनुभव होने से पूर्व मूत्राशय में लगभग कितनी मिलीलीटर मूत्र इकट्ठा हो जाता है? यानी जब आपको फील हो कि सूसू जाना है तो उस समय आपके पास कितना ब्लड स्टोर हो चुका होगा यूरिन डिस्चार्ज करने के लिए। जब फील हो कि मुझे डिस्चार्ज करना है तो कितना होगा? 200 से 250 ml। ठीक है। मूत्र निष्कासन की अवस्था एक दिन में पहले जान लो, 24 घंटे में 1.5 लीटर मूत्र बनता है। ठीक। कैसी प्रकृति होती है इसका? यहाँ पे ये चीजें देख लो। प्रकृति इसकी, भोजन की मात्रा, प्रकृति, शारीरिक मानसिक स्थिति, उसके वातावरण पर निर्भर करती है। मूत्र पारदर्शी हल्के पीले रंग, पीला रंग क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। तथा अम्लीय प्रकृति का। ताजा मूत्र जो होगा, तुरंत जो यूरिन डिस्चार्ज हुआ होगा उसका क्या होगा? प्रकृति नेचर कैसी होगी? तो एसिडिक होगा यानी अम्लीय होगा। ये सारी जानकारी अच्छी थी, हम लोग के लिए थी। 60 का आंसर कर दे। श्वेत रक्त कणिकाएं किस आकार की होती? गोल, चपटी, अनियमित और बेलनाकार। तो आप कहोगे मैम डब्ल्यूबीसी की बात पूछ रहे, तो डब्ल्यूबीसी का कोई आकार नहीं होता। हमारे नाना जी ड्रैगन बन जाते हैं, मम्मी हमारी कुछ बन जाती है या हमारी कुछ बन जाती है, तो उनका कोई आकार नहीं होता है। ये अनियमित आकार के होते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? ये अनियमित आकार। ओहो, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये क्या होते हैं? अनियमित आकार के होते हैं। ठीक। इधर आ जाओ। इसका भी नहीं मैं पढ़ाऊंगी क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ा चुका है श्वेत रक्त कणिकाओं का। ठीक। आप स्क्रीनशॉट बना लो, मैं टाइम दे रही हूँ, मैं अब आगे निकलूंगी। ठीक है। इधर आ जाओ। 61 का आंसर आप कर दो। रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? पाचन तंत्र में, फुफ्फुस में, फुफ्फुस यानी लंग्स यानी फेफड़े में, श्वास प्रणाली में, हृदय में। तो आप आंसर कर दो कहाँ ब्लड प्योरीफायर होगा। तो आप कोई हर्ट मत कह देना, नहीं तो बहुत पिटाई होगी। तो क्या हो जाएगा? फुफ्फुस में यानी फेफड़े में। ठीक है। यहाँ पढ़ लो। रुधिर की शुद्धि फुफ्फुस या फेफड़े में होती है। यह प्राणियों में हवा या वायु में सांस लेने का प्रमुख अंग है। यह एक जोड़े के रूप में बक्ष गुहा में उपस्थित होता है। फेफड़े या फुफ्फुस का प्रमुख कार्य वातावरण से वायु ग्रहण कर उसे वायु ग्रहण कर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करना और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर उसे वातावरण में छोड़ना है। 62 का आंसर करते। एक ऐसा विशेष प्रकार का श्वसन जिसमें वक्ष की गतियां बहुत बढ़ जाती हैं क्या है? प्रश्वसन, निश्वसन, प्रदो प्रशोधित श्वसन, स्वस्थ श्वसन। 62 का आंसर करें आप लोग, जल्दी आंसर करते। क्या होगा? सी, प्रशोधित श्वसन। ठीक है। इसका मैं यहाँ पे खींच लेना फोटो। प्रशोधित श्वसन एक विशेष प्रकार का श्वसन है जिसमें वक्ष की गतियां अधिक बढ़ जाती हैं। श्वसन जीवधारियों द्वारा संपादित वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वे अपने शरीर कोशिकाओं और वातावरण के मध्य गैसों का विनिमय यानी एक्सचेंज करते हैं। श्वसन में जटिल पदार्थों का ऑक्सीकरण तथा विखंडन सरल पदार्थों में हो जाता है जिसमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 63 का आंसर कर दो। श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना समय लगता है? 2 मिनट, 1 मिनट, 2 सेकंड, 4 सेकंड। ये तो क्वेश्चन आप PYQ कई बार हो चुका है। तो आप बता रहे हो कि मैम 4 सेकंड। लब डब हम लोग का हर्ट करता है, तो लब किया तो 2 सेकंड, डब किया 2 सेकंड, लब किया 2 सेकंड, डब किया 2 सेकंड। ठीक है। धक धक दिल नहीं करता, लब डब करता है। क्या करता है? लब डब करता है। ठीक। फोटो चाहो तो खींच लेना। श्वसन की संपूर्ण क्रिया लगभग 4 सेकंड में संपन्न होती है। सामान्यतः वायु संचालन एक निश्चित दर से अपने आप होता है। मनुष्य में इसकी दर लगभग 12 से 15 बार प्रति मिनट होती है। इसमें मनुष्य के प्रत्येक सांस में लगभग 2 सेकंड का निश्वासन तथा 3 सेकंड का उच्छ्वासन होता है। मस्तिष्क की मेडुला में स्थित एक जोड़ीदार श्वास केंद्रों में के इस तालमेल का नियंत्रण करता है। इस तालमेल का नियंत्रण करता है। न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन क्या है? एक प्रकार की तंत्रिका है। तंत्रिका कोशिकाओं में पाया जाने वाला द्रव्य पदार्थ है। यह सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका है। पतले धागों का एक जाल है। न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन क्या है? आप आंसर कर रहे हो कि मैम यह सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका है। क्या है? न्यूरॉन अथवा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका आवेग के संचरण है। विशेषीकृत तंत्रिका तंत्र को कार्यात्मक और तथा संरचनात्मक इकाई है। यह लगभग 89 से 100 सेंटीमीटर लंबी होती है। न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, कोशिका काय, डेंड्रॉन और एक्सोन। इधर आ जाओ आप लोग। मस्तिष्क की 3 झिल्लियों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? आप आंसर कर रहे हो। ऑप्शन ए संयुग्मनज, फीसर, मेनेंडेज और माइलिन सीट।
तो आप कहोगे मैम मेनिंडीज होती है, इसी में स्वेलिंग हो जाती है तो मेनिंजाइटिस नामक रोग होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया भी है, मेनिंजेस या मेनिंडीज मस्तिष्क में स्थित 3 झिल्लियां होती हैं, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढककर रखती हैं, जिन्हें क्रमशः ड्यूरा मैटर, आर्कैड मैटर तथा पिया मैटर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पिया मैटर कहा जाता है। ये झिल्लियां तथा मेरुदंड मैग्नन फोरमैन की सहायता से जुड़े रहते हैं। इन्हीं झिल्लियों में सूजन होने से मेनिंजाइटिस नामक रोग होता है। मैंने कहा ना आप लोगों को 66 का आंसर कर दे। रंगों की सहायता, सही रंगों की पहचान न कर पाना कौन सा दोष होगा? दूरदृष्टि होगा, निकट होगा, वर्णांधता होगा, इनमें से कोई नहीं। मैंने आप लोग से पहले ही बता रखा, वर्ण मतलब कलर होता है, और जो ना देख पाए उसे अंधा कहते हैं। तो जो कलर को ना पहचान पाए उसे हम क्या कहेंगे? वर्णांधता कहेंगे। कौन से कलर को डिफाइन नहीं कर पाता है? तो रेड, ग्रीन और ब्लू को डिफाइन नहीं कर पाता, इनमें भी भेद नहीं कर पाता। ग्रीन को ब्लू कहता है, रेड को ग्रीन कहता है। इस तरीके से वो चीजें क्या करता है? अलग अलग चीजें बताता है। ठीक, इसके का वाहक कौन होती हैं? तो स्त्रियां होती हैं। ये आनुवांशिक रोग होता है। कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग होता है। ठीक, 67 का आंसर कर लें। कोक्लिया की रचना किस प्रकार की होती है? लंबी गुहा के रूप में, टेढ़ी मेढ़ी तंग गली के रूप में, एक सर्पिल ट्यूब के रूप में, उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं। तो 67 का आप आंसर कर दो। उसने कहा एक सर्पिल ट्यूब के समान होगी। कैसी होगी? एक सर्पिल ट्यूब के समान होगी। ठीक है, कोक्लिया निकौड़ावत अंतःकोण का भाग होता है, जो एक सर्पिल ट्यूब के समान संरचना होती है, जो घोंघे के कवच के समान स्वयं मुड़ी होती है। ये कान में हमारे इस तरीके से कुछ ऐसे संरचना, इस तरीके से, एक सेकंड, इस तरीके से कुछ ऐसे संरचना होती है। ठीक है, जो ऐसे कान में आकर के इस तरीके से कुछ ऐसे बनाती है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा फोटो पे। स्त्री प्रजनन अंग नहीं है। शुक्राशय, गर्भाशय, अंडाशय, डिंबवाहिनियां। तो क्या नहीं होगा 68 का? 68 का आप आंसर कर रहे हो कि मैम शुक्राशय नहीं होगा, ये मेल वाला है, स्त्री का नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय व डिम्ब वाहिनियां, इसको आप लोग फोटो खींच लो, क्योंकि ये चीजें बार बार चाहे जितना बार भी पढ़ो कम पड़ जाता है, क्योंकि उसकी चीजें याद नहीं होती है। ठीक है, तो आप इनका फोटो खींच लीजिए, मैं पढ़ाऊंगी नहीं। ठीक, आगे निकल चले। 69 का आंसर कर दें। मासिक धर्म कितने दिनों का होता है? 20 डेज, 25 डेज, 10 डेज एंड 28 डेज। तो आप आंसर कर रहे हो मैम, इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग बता दो क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कर लो, हम लोग फटाफट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो आप आंसर कर रहे हो मैम 28 डेज होगा। ये भी कुछ पूछने वाली बात है? एक सेकंड, हम लोग का क्वेश्चन आगे पीछे हुआ है, मैं उसे सही करूंगी। ठीक है, अब यहाँ से आपका, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन मिला है। ठीक है, इधर आ जा। सामान्यतः स्त्रियों में गर्भावस्था को छोड़कर मासिक धर्म की समयावधि 26 से 28 दिन की होती है। स्त्रियों में इसकी शुरुआत 12 से 13 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होकर लगभग 40 से 45, चलो ये भी चीजें यहाँ पे आप देख लो, जिसे रजो धर्म या मासिक धर्म कहते हैं, दिन में जो 3 से 4 दिनों तक चलता है। ठीक है, कहा जाता है, जबकि 40 से 45 वर्ष में जो खत्म हो जाता है उसे क्या कहते हैं? मीनोपॉज कहते हैं, यानी रजोनिवृत्ति कहते हैं। ठीक है, ये चीजें आप जान लो। 70 का आंसर करते, हार्मोन की उपयोगिता है, यानी हार्मोन क्या है आप बता दो। शरीर को बलवान बनाता है, शरीर को सुंदर बनाएगा, शरीर को स्वस्थ, वृद्धि तथा सुचारू रूप से कार्य करने में योगदान देगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, सी हो जाएगा। 70 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना, तो बिल्कुल सी हो जाएगा। इसे मैं पढ़ दे रही हूँ। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ है, जो शरीर के भीतर चलने वाली विभिन्न क्रियाओं को आवश्यकता अनुसार तीव्र या मंद कर शरीर के स्वास्थ्य, वृद्धि तथा सुचारू रूप से कार्य करने में योगदान देता है। ज्ञात है कि थायराइड से थायरोक्सिन, पैराथायराइड से पैराथार्मोन, अग्नाशय से अग्नाशयिक रस तथा लैंगरहैंस की द्वीपिका से इंसुलिन जैसे हार्मोन का श्रावण होता है। 71 का आंसर करें। सॉरी, नर मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया किस हार्मोन द्वारा तीव्र होगी? लुटिनाइजिंग हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन, फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन, उपयुक्त सभी। 71 का आप आंसर कर दे। 71 का आप आंसर कर दी मैम, सी, FSH, यानी फोलिकल उत्तेजक हार्मोन। ठीक, इसका आप लोग एक्सप्लेन पढ़ लेना। ठीक, 72 का आंसर करते, नलिका विहीन ग्रंथि है। ऑप्शन ए पीयूष, थाइमस, एड्रिनल, इनमें से सभी। 72 का आंसर आप कर रहे हैं मैम, इनमें से सभी हो जाएगा। पीयूष भी होगा, थाइमस भी होगा, एड्रिनल भी होगा। सब क्या है? नलिका विहीन है, यानी डक्टलेस है। डक्टलेस कौन कौन सी है देख लो, पीयूष, थाइमस, थायराइड, एड्रिनल आदि कुछ ग्रंथियां हैं जो अंतःस्रावी होती हैं। ठीक है, एक अंतःस्रावी होती है, एक बहिर्स्रावी होती है, और हमारे यहाँ एक मिक्स ग्लैंड है, उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो। 73 का आंसर कर दो। अच्छे स्वास्थ्य के संदर्भ में किसका महत्व है? अच्छी आदतों का, यानी गुड हैबिट, घरेलू स्वच्छता का, शारीरिक स्वच्छता का, इन सब का, तो इन सब का होगा।
इधर आजा, मैं इसका अभी एक्सप्लेन नहीं कराऊंगी, 74 का आंसर कर दो। तब तो हम लोग का क्वेश्चन खत्म हो गया। क्यों? शारीरिक एवं मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अस्वस्थता को कहते हैं उत्तम स्वास्थ्य, सकारात्मक स्वास्थ्य, पूर्ण स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य। ये प्रश्न बढ़िया प्रश्न, एक बार फिर से पढ़ लो। 74 का आंसर क्या होगा? आप बता रहे हो मैम 74 का हो जाएगा सी, यानी पूर्ण स्वास्थ्य हो जाएगा, कंप्लीट हेल्थ। ठीक है, फोटो खींच लेना। 75 का आंसर करें। वायु में प्रमुख भाग किस निष्क्रिय गैस का होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड। निष्क्रिय पूछ रहा है, निष्क्रिय क्या है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम निष्क्रिय वायु जो हो जाएगा इसमें से क्या होगा? नाइट्रोजन होगा क्या? क्यों? आयोग इसका आपका कोई आंसर नहीं दिया है। ठीक, यहाँ पे देख लो, जो भी चीजें है फोटो खींच लेना। कितना कितना परसेंट होता है, आप लोग फोटो खींच लेना। नाइट्रोजन 78%, इसका आप लोग फोटो बना लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 76 का आंसर करें। कमरे के एक अच्छे संवादन के लिए आवश्यक है एक खिड़की तथा एक दरवाजा, एक खिड़की तथा एक रोशनदान, एक दरवाजा, पारगामी संवादन व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था। 76 का आंसर आप कर दे, क्या होगा? तो आपने 76 का आंसर कर दिया मैम बी, एक खिड़की, एक दरवाजा व एक रोशनदान होना चाहिए। पिस्सू कहाँ रहते हैं? कूड़े में, जानवर के शरीर में, गंदे पानी में, चारपाई में। पिस्सू कहाँ रहते हैं? आपने बता दिया मैम, एनिमल के बॉडी में क्या होते हैं? पिस्सू होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पिस्सू होते हैं। इधर आ जाओ। पिस्सू साइफोनेप्टेरा कुल के कीट हैं। इनके पंख नहीं होते तथा इनके मुख अंग त्वचा को छेदन एवं रक्त चूसने के लिए विशेष रूप से बने होते हैं। ये बाह्य परजीवी होते हैं जो सामान्यतः स्तनधारियों एवं पक्षियों के शरीर में रहते हैं तथा उनका खून चूस कर अपना पोषण करते हैं। प्लेग नामक रोग के विषाणु इन्हीं पिस्सुओं के द्वारा फैलते हैं। 78 का आंसर करते हैं। सुलभ शौचालय एक सुलभ शौचालय एक उत्तम एवं आदर्श शौचालय है, क्यों? इसमें मल कीड़ों द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, वह किसी प्रकार की दुर्गंध व युक्त व विषैली गैस नहीं बनती, वातावरण में प्रदूषण का भय नहीं रहता, इसके दूषित पानी से नदी का पानी गंदा होने का भय नहीं होता। उपर्युक्त सभी, तो आप कह रहे हो मैम बेस्ट आंसर तो डी ही होगा, तो बिल्कुल होगा। और आप लोग अभी मानोगे नहीं, सच में बता रही हूँ, मैं ये को करने जा रही थी कि ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पूरा पढ़ना ही नहीं चाह रही थी। ऐसे आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा, ऐसे ही प्रश्न गलत होते हैं। इसका आंसर कर दे 79 का। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि क्या है? उबालना, आसवन, अवक्षेपण, क्लोरीनीकरण। घरेलू स्तर पे पूछ रहा, तो घरेलू स्तर पे हम एक बॉयल ही तो कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, हम लोग बरसात के समय में पानी को बॉयल करके ही पीना चाहिए, अगर आरओ फिल्टर की व्यवस्था ना हो तो। ठीक है, 80 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 80, अशुद्ध जल के माध्यम से कौन कौन रोग होता है? हो सकता है, आप लोग बता दो कौन कौन से रोग होता है, कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट कर दो। तो क्षय रोग, चेचक, हैजा, से कोई नहीं। तो 80 का आंसर आप कर दिए कि मैम 80 का आंसर हो जाएगा सी, हैजा यानी कोलरा। कोलरा के बैक्टीरिया का नाम बता दो आप लोग, क्या होगा? अशुद्ध जल के माध्यम से फैलने वाला रोग हैजा है। यह विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है जो जल, खाद्य पदार्थों तथा मक्खियों के माध्यम से फैलता है। उल्टी एवं दस्त इस रोग के प्रमुख लक्षण है। जबकि क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से तथा चेचक पेरियोला नामक विषाणु से फैलने वाला रोग है। 81 का आंसर कर दे। जनसंख्या शिक्षा के सक्रिय संगठन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, राज्य स्वास्थ्य विभाग एवं स्थानीय निकाय, उपर्युक्त सभी। 81 का क्या आंसर होगा? तो 81 का आंसर हो जाएगा, आप आंसर कर रहे हैं डी, यानी उपर्युक्त सभी। एटी टू का आंसर कर दे। और आप लोग का मुश्किल से 2 से 3 मिनट क्लास चलेगा, आपका क्लास अब ओवर होने वाला है। भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोगों को दूर कर देता है? कैल्शियम, लोहा, गंधक और सोडियम। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, जो गंधक होता है वो बहुत से ऐसे पानी में होता है जो किसी को चर्म रोग हुआ हो, किसी भी प्रकार का स्किन डिजीज हुआ हो, तो उस पानी में नहाने से वो रोग ठीक हो जाता है। और ऐसा कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में एक झील है, उत्तराखंड में एक झील है जहां पे क्या है, ये चीजें देखने को मिलता है कि उस झील में अगर नहा लो तो आपके जितने भी स्किन होता है, स्किन प्रॉब्लम, वो क्या होती है?
ठीक हो जाती हैं। भूमिगत जल में पाया जाने वाला गंधक का लवण त्वचा रोगों के इलाज के लिए एक औषधि की भांति कार्य करता है। गंधक में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल तथा अन्य पैरासिटिक जीवों को मारने के गुण मौजूद होते हैं। यह त्वचा रोगों के इलाज में प्रयोग के अलावा लोशन, क्रीम, साबुन आदि बनाने में भी अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। गंधक यानी इंग्लिश में इसे सल्फर कहते हैं, इसीलिए एस से डिनोट किया गया है। साधारण तापमान पर क्रिस्टलीय और पीले रंग का होता है। प्राकृतिक रूप से यह ज्यादातर सल्फाइड एवं सल्फेट की तरह मिलता है। 83 का आंसर कर दे। रोगवाहक यानी कैरियर किसे कहते हैं? जो रोगी होते हैं तथा जिसमें रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ऑप्शन बी, जिनमें रोगाणु नहीं होते अर्थात वह स्वस्थ होते हैं। वे रोगी जो लक्षण नहीं प्रकट करते परंतु स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। 83 का आंसर कर दे। आंसर हो जाएगा सी। वे रोगी जो लक्षण नहीं प्रकट करते परंतु स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। ठीक है। रोगवाहक सामान्यतः वे प्राणी हैं जो संक्रामक रोगों को किसी एक रोगी से निरोग व्यक्ति में फैलाते हैं। ऐसे प्राणी जो किसी तरह से रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु या जीवाणु आदि को किसी अन्य स्वस्थ जीव के शरीर में पहुंचा देते हैं, चाहे भले वे रोगी हो या ना हो। ठीक है। रोगी ना हो रोगवाहक कैरियर्स की श्रेणी में आते हैं। जैसे एक मच्छर मानव रक्त को पी करके कई तरह के रोगों को, रोगाणुओं को एक जगह से दूसरे जगह फैलाता है। 84 का आंसर कर दे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका है, जल तथा भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होता है? पिशु, मक्खी, मच्छर तथा चूहे। आप आंसर कर दो क्या होगा। जल तथा भोजन किस रोग से, किस जीव से अधिकतर संक्रमित होते हैं? 84 का आप आंसर करो। मक्खियां ही हैं अपने पैरों में चिपका करके लेकर के उड़ती रहती जहां तहां। इससे रोग क्या होगा? अतिसार, देखो क्या लिखा है, अमातिसार। ठीक है। हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, कोढ़, अतिसार आदि, ये सब क्या होते हैं? मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग है। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का हो गया, उद्यान लगाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अब ये मुझे नहीं मालूम कि क्यों 85 क्वेश्चन इसमें दिया है, लेकिन मेरे प्रैक्टिस सेट में 2003 का जो पेपर है इसमें केवल 85 क्वेश्चन ही है। ठीक है। अब आप लोग पता करना क्या उस समय 85 ही क्वेश्चन हुआ करते थे क्या? आंसर इसका आप लोग पढ़ो, मैं विकल्प नहीं पढ़ूंगी। 85 का आंसर हो जाएगा सी। जनता को शुद्ध वायु युक्त शांति प्रिय स्थान मिल सके ताकि वह स्वास्थ्य लाभ का प्राप्त कर सके। ठीक है। फिलहाल आप लोग एक्सप्लेन पढ़ लेना। ठीक है। आप लोगों का क्लास हंसते खेलते हो गया खत्म। 2003। अब आज से आप लोगों को पीजीटी से छुटकारा मिल गया। पीजीटी का पीवाईक्यू आप लोगों ने जितना था कर लिया। अगर आपको रिवाइज करना है तो ये सारे वीडियो कहाँ जाकर के इकट्ठा हो रहे हैं मैम? कहीं आपने लाइब्रेरी बना दिया क्या? तो जी हाँ, इसका प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दिया है। और किस नाम से है? तो पीजीटी ही करके, पीवाईक्यू करके, पीजीटी पेपर सॉल्व करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो भी 12-13 वीडियो होंगे वहां पे मैंने अपलोड कर दिया। जाकर के सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हो, और मैंने सीक्वेंस से ही लगाया है। ठीक है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए, मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।